मेरी बहन का 14 साल बेटा हर रोज़ मुझे बाजार से ताज़ा सब्जी ला कर देता था। मैं भी उसे बच्चा समझकर रोज़ाना 50 या 100 रुपए इसके हाथ पर रख देती थी। लेकिन एक रोज़ जब वो सब्जी का थैला लेकर वापस लौटा तो इसके तेवर बदले हुए थे। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और बड़ी संजीदगी से कहने लगा, खाला, अब रोज़ रोज़ इस 150 रुपए से काम नहीं चलेगा। मैंने हैरत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो फिर मेरे शहजादे को अब कितने पैसे चाहिए? इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए ड्राइंग रूम के अंदर बने एक छोटे स्टोर रूम में ले गया। इस रात मेरे तो होश उड़ गए जब इसने कहा कि मैं काफ़ी देर से अपने 14 साला भांजे की राह तक रही थी, जिसे मैंने बाजार से सब्जी लाने के लिए भेजा था, मगर इसका दूर दूर तक पता नहीं था। शाम का वक्त हो रहा था और हम दोनों को जोर की भूख सता रही थी। जाहिर है वो सौदा सलफ लाता तो मैं चूल्हा चलाती और रात का खाना तैयार करती। इसी इंतज़ार और बेचैनी में 2 पूरे घंटे बीत गए, लेकिन वो ना लौटा। आखिरकार जब मगरिब का वक्त हुआ तो वो घर में दाखिल हुआ और इसके हाथ में सब्जी का थैला था। उसे देखते ही मेरा पारा चढ़ गया और मैंने गुस्से से इस पर बरसना शुरू कर दिया। तुम्हें कब का बाजार भेजा हुआ है और तुम अब आ रहे हो? ज़रा बराबर भी शर्म और एहसास नहीं है तुम्हें? मैं गुस्से में उसे मुसलसल डांटे जा रही थी और वो चुपचाप चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी लिए सामने खड़ा रहा। मुझे यही गुमान हुआ कि हमेशा की तरह बाहर गली में दोस्तों को देखकर खेल कूद में मगन हो गया होगा और ये भूल गया होगा कि खाला ने उसे किसी ज़रूरी काम से बाजार भेजा है। खैर, इसने आगे बढ़कर सब्जी का थैला मुझे पकड़ाया। सौदे के बाद जो 50 रुपए बचे थे, मैंने रोज़ की तरह वो पैसे इसकी हथेली पर रखे और कहा, ये लो अपने पैसे और अब जाओ यहाँ से, जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। इसने अपनी हथेली पर पड़े 50 रुपए के नोट को देखा और फिर अचानक हाथ झटक कर वो पैसे नीचे गिरा दिए और गुस्से से बोला, अब मैं ये पैसे बिल्कुल नहीं लूँगा। वो बिल्कुल गर्दन अकड़ाए जिद्दी बच्चों की तरह खड़ा हो गया। मैंने बड़ी हैरत से इसका ये बदला हुआ अंदाज देखा। पहले तो वो 50 या 100 रुपए मिलने पर खुशी से उछल पड़ता था और हंसता हुआ जाता था। आज अचानक उसे क्या हो गया था? अगर 50 रुपए नहीं लेने तो बताओ और कितने पैसे दूं? मेरी इस बात पर वो पहले तो हल्का सा गड़बड़ाया, अपनी नज़रें झुकाईं और फिर कहने लगा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपसे जो चीज़ चाहिए, क्या आप मुझे वो देंगी? मैं तो घबरा गई। भला इस 14-15 साल के लड़के को मुझसे ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए? ये सच है कि वो कद काठ में अब मुझसे भी लंबा निकल चुका था, लेकिन मेरे लिए तो वो अब भी एक बच्चा ही था ना, जो मेरे ही सामने मेरे ही हाथों में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। मैंने खुद को पुरसकून किया और इससे कहा, हाँ फैज़ी, बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी ये बात सुनते ही इसने चोर नज़रों से अपने आसपास देखा और फिर अचानक मेरा हाथ थाम कर मुझे अंदर कमरे की तरफ ले आया। पता नहीं क्यों इस पल मुझे अंदर से एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो मुझे कमरे में लाकर खुद बिल्कुल खामोश हो गया। इसका सर नीचे झुका हुआ था और वो घबराहट में बार बार अपने खुश होते होंठों पर ज़बान फेर रहा था। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में इससे कहा, फैज़ी, जो भी बात है जल्दी बताओ, ये क्या तमाशा है? इसकी ये हालत देखकर मेरे जहन में एकदम बुरा ख्याल आया कि ये लड़का कहीं बाहर गली मोहल्ले में किसी गलत संगत का शिकार तो नहीं हो गया। फिर इसने झिझकते हुए अपनी ज़बान खोली और एक ऐसी बात कह दी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया और मैंने फटी फटी आंखों से इसे देखा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसके जहन में इतनी बड़ी बात आ सकती है। गुस्से के मारे मुझे अपने सर की नसें फटती हुई महसूस हुई। मैंने अपना हाथ घुमाकर एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात करते हुए? अपनी उम्र देखो और अपनी ये हरकतें देखो। निकल जाओ अभी के अभी मेरे कमरे से। वो मेरा इतना तेज थप्पड़ खाने के बावजूद अपनी जगह से 1 इंच ना हिला, बल्कि किसी जिद्दी इंसान की तरह वहीं डटकर खड़ा रहा। मैंने गुस्से में तपते हुए इसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटती हुई कमरे से बाहर लाने लगी। वो दर्द से कराहते हुए अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगा और मुझसे बार बार यही कहे जा रहा था, खाला, खुदा के लिए मेरी बात तो सुने, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जो दुनिया की समझ ना रखता हूँ। मेरा दिमाग इस वक्त गुस्से से फट रहा था। मैंने एक ना सुनी और फैज़ी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इस शोर शराबे की वजह से मेरी बेटी आसमा, जो कमरे में सो रही थी, जाग कर बाहर आ गई। वो बुरी तरह डर गई थी
उसने मेरा बाजू पकड़ा और घबरा कर पूछा, अम्मी जी आप क्या कर रही हैं? वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने सगे भांजे के साथ ऐसा सलूक करूंगी जिसे मैंने हमेशा बेटा माना था। मगर वो मासूम फैज़ी की इस शर्मनाक बात से बिल्कुल अनजान थी। अगर वो बिना माँ का बच्चा ना होता तो मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ देती। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, आसमां मुझ पर चला उठी। अम्मी आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में उसे भी एक थप्पड़ जड़ दिया। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अपना दुपट्टा ठीक रखा करो। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। तलाक लेकर मेरे सर पर आ बैठी हो। अपना घर तो बसा नहीं सकी और अब मुझे इस अजाब में डाल दिया है। आसमां रोती हुई बेयकीनी से मुझे देखने लगी। फिर वो भाग कर अपने कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगा ली। मैं थक कर चारपाई पर बैठ गई। मेरा सांस फूला हुआ था। मुझे इतना समझ आ गया था कि 15 साल का फैज़ी अब बच्चा नहीं रहा था और मुझे लग रहा था कि इस सब की वजह मेरी बेटी ही थी। दरअसल मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी एक ही घर में दो भाइयों से हुई थी, मगर हमारे शोहरों की आपस में नाचाकी की वजह से हमारे घर अलग अलग थे और हमारा मिलना जुलना सालों बाद होता था। मेरी शादी के 1 साल बाद आसमा पैदा हुई, जबकि मेरी बहन बरसों औलाद के लिए तरसती रही। शादी के 8 साल बाद अल्लाह ने उसे फैज़ी की सूरत में बेटा दिया, जिसके बाद मेरे बहनोई ने मोहल्ले में अलग घर ले लिया। वक़्त गुजरता गया और मेरी बहन शदीद बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से फैज़ी ज़्यादातर मेरे पास ही रहता था। मेरी बेटी आसमा बहुत खूबसूरत थी। 18 साल की उम्र में हमने इसकी धूमधाम से शादी की, मगर किस्मत ने साथ ना दिया और इसके यहाँ औलाद ना हो सकी। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और आखिरकार मेरे दामाद ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। जिस दिन मेरी बेटी का घर उजड़ा, उसी दिन मेरी छोटी बहन भी इस दुनिया से चल बसी। मुझ पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। बहन की मौत के बाद मेरे शोहर का दिल नरम हुआ और उन्होंने मेरे यतीम भांजे फैज़ी को घर आने जाने की इजाज़त दे दी। मैं फैज़ी को बेटा समझने लगी। वो दिन भर हमारे काम करता और अपने वीरान घर में सिर्फ रात को सोने जाता था। पिछले 1 साल से फैज़ी रोज़ हमारे यहाँ आता था। इस दौरान आसमा के लिए कई रिश्ते आए, मगर जब लोगों को पता चलता कि वो माँ नहीं बन सकती तो सब पीछे हट जाते। अब सिर्फ बड़ी उम्र के या ऐसे रंडवे मर्दों के रिश्ते आते जिनके पहले से बच्चे होते। आसमा अभी सिर्फ 23 साल की थी। मैं उसे किसी के बच्चों की नौकरानी नहीं बनाना चाहती थी। मैं इसके मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन आज फैज़ी ने जो बात कही, इसने मेरे होश उड़ा दिए। फैज़ी मुझे कमरे में ले गया और बड़ी संजीदगी से बोला, खाला आप आसमा की शादी किसी गैर से करने के बजाय मुझसे कर दें। मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं इसका ख्याल रखूँगा और उसे हमेशा खुश रखूँगा। फैज़ी की बात ने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो आसमा के लिए ऐसे जज्बात रखता है, जबकि आसमा तो उसे अपना छोटा भाई ही मानती थी। मैंने गुस्से में आकर फैज़ी को धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब मैं अकेली चारपाई पर बैठी सोच रही थी कि आगे क्या होगा। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं सर पकड़ कर बैठ गई। इसी कश्मकश में मैंने रात का खाना तैयार किया। आसमा अभी तक नाराज़ थी और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। जब मेरे शोहर घर आए तो मैंने उन्हें खाना दिया और आज जो कुछ हुआ था सब सच सच बता दिया। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे और आखिर में बोले, लड़का अभी उम्र में थोड़ा छोटा है, वरना इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी। मैंने हैरत और गुस्से से कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, लोग बातें बना बना कर हमें जीते जी मार डालेंगे। मेरे शोहर ने चिढ़ कर जवाब दिया, लोग तो आप भी बातें बनाते हैं, कौन सा हमें फूलों के हार पहना रहे हैं। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं जानती थी कि वो भी बेटी के मुस्तकबिल के लिए इतने ही परेशान हैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। बाहर फैज़ी खड़ा था। उसका चेहरा खौफ से बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। मेरे शोहर ने गुस्से से पूछा, अब क्यों आए हो यहाँ? मैं भी गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ी और कहा, तुम फिर आ गए। लेकिन फैज़ी ने रोते हुए मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, खाला आसमा बाजी ने शदीद ज़हनी दबाव में आकर जहरीली दवा खा ली है। उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया है। ये सुनते ही हमारे होश उड़ गए। मेरे शोहर और फैज़ी ने मिलकर आसमा के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। अंदर आसमा बेहोश पड़ी थी। मेरे शोहर चीखते हुए आगे बढ़े और उसे उठाकर अस्पताल की तरफ भागे। मैं घर पर अकेली रह गई और जाए नमाज बिछा कर रो रो कर दुआएं मांगने लगी। मुझे अपनी सख्त मजाजी पर शदीद अफसोस हो रहा था कि लोगों के तानों की वजह से मैं अपनी ही मासूम और अकलौती बेटी को बोझ समझने लगी थी और हर वक्त उस पर गुस्सा करती थी। अगली सुबह फजर के बाद मेरे शोहर मुझे लेने आए। जब मैं अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बताया कि आसमा अब खतरे से बाहर है,
लेकिन अभी इसे होश नहीं आया था। फैज़ी एक तरफ खामोश खड़ा रो रहा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और बोला, खाला, जिस दिन मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था उन्होंने मुझसे वसीयत की थी कि मैं बड़ा होकर अस्मा से शादी करूं। मैं तब छोटा था और समझ नहीं पाया था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और अस्मा बाजी की हालत और लोगों के ताने देखे तो मुझे अम्मी की बात समझ आई। वो नहीं चाहती थीं कि अस्मा किसी गैर के हाथों सिसकती रहे, इसीलिए मैंने अस्मा का हाथ मांगा था। अस्मा ने अपने आखिरी मैसेज में लिखा है कि वो आपकी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकती, इसलिए वो ये दुनिया छोड़ रही है। फैज़ी की बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा और मैंने रोते हुए अपने शोहर और फैज़ी से माफ़ी मांगी। शाम के वक्त जब आसमा को होश आया तो मैंने इसे सीने से लगा लिया। मैं अब ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि बेटियां बोझ नहीं होती और अगर मुश्किल वक्त में माँ बाप ही इनका साथ छोड़ दें तो वो कहाँ जाएंगी। मैंने अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश और अल्लाह की मसल्लत को कबूल करते हुए अस्मा का हाथ फैज़ी के हाथ में दे दिया और इन दोनों को ढेरों दुआएं दी ताकि वो अपनी नई और खुशहाल ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। नाज़रीन, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।